हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनवायरो लर्न हब। मेरा नाम है राखी त्यागी। और जैसे कि आप सभी ने आई होप प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो मेनली क्या थी, जो सरफेस पे होती है चीज़ें ना, जो हमें दिखते हैं। मान लो एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें, प्रेसिपिटेशन, विंड्स के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, तो ये सारी क्या थी, एटमॉस्फेरिक थी। ठीक है, सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम पूरा देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जैसे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट, मेंटल कोर। लेकिन आज हमें उसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस पोर्शन से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पढ़ना क्या है हमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज अ स्टडी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको अर्थ के इंटीरियर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या इंटरनल पाथ है अर्थ में, उसकी रियल कंडीशन में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ पे। ठीक है, इट इंक्लूड द फिजिकल स्टेट ऑफ रॉक, डेंसिटी कैसे है, टेम्परेचर कैसा, और इवन प्रेशर किस तरीके का है अगर हम अंदर अर्थ के अंदर जाते हैं तो। ठीक है, अभी हम इंटीरियर की बात करें। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप खाली देख के नहीं बता सकते हो कि अर्थ के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डिस्टेंस फॉर द ह्यूमन टू रीच टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो किसी भी ह्यूमन बींग के लिए इस रेडियस तक, क्योंकि अर्थ का रेडियस आपको यहाँ से याद रखना, ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। ओके, दैट इज 6,370 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना अंदर कोई नहीं जा पाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। ट्राई भी किया है लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुई अभी चीज़ें। द रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर बिलो द अर्थ सरफेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अ लिमिट टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इनसाइड द अर्थ। ठीक है, अगर हम सिमिलरली बात करें एटमॉस्फेयर में, अगर हम ऊपर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। याद करने का ट्राई करो, ट्रोपोस्फेयर में मैंने आपको जैसे बताया भी था। लेकिन अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो देर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज होता है, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो क्या क्या सोर्सेज हैं। अब अर्थ के इंटीरियर में मैंने बोला जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर, तो ये कैसे पता चला, कैसे ये सारी चीज़ें पता चली। ठीक है, तो द मटेरियल टेम्परेचर और द प्रेशर रिकॉर्डेड इन द इंटीरियर इज डिफरेंट इन कंपैरिजन व्हेन इट कम्स एट द सरफेस। तो जो अंदर टेम्परेचर होता है वो ही चीज़ अगर सरफेस पे ऊपर आ जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, देयरफॉर टू स्टडी द इंटीरियर देयर आर टू सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट की बात करें तो रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरिया। तो जब भी आप माइनिंग एरिया में अगर आप कोई भी रॉक उठाओगे, दो तीन लोग अगर आप ले लो, ठीक है, तो क्या होगा, हर एक का आपको कंपोजिशन आप देख के ही सबसे पहले तो बता दोगे कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके की रॉक है, उनकी शेप अलग है, उनका कंपोजिशन अलग है। तो वो सारी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि अंदर टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस है, तो उसी की वजह से क्या है, उनका शेप भी अलग है और उनका कंपोजिशन भी अलग है। तो दैट इज़ अ डायरेक्ट सोर्स। उसके बाद आता है वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन में जो लावा की फॉर्म में जो चीज़ें बाहर आती हैं उनको एनालाइज किया गया, उनका टेम्परेचर देखा गया, क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, बेसिक है, एसिडिक है, ये सारी चीज़ें। ऑल्दो मैं आपको रॉक्स एंड मिनरल्स जब हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, तो वहाँ पे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कितने तरीके की रॉक्स होती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी ना पढ़ने के लिए। तो लावा से हम, ये भी एक डायरेक्ट सोर्स है जिससे आप अर्थ के इंटीरियर का पता लगा सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ अंदर इतनी गर्म अंदर से आ रही है तो इट मीन्स टेम्परेचर अंदर क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, इनडायरेक्टली जिससे हम जैसे पता लगाते हैं। सो सबसे पहले इसके अंदर मिट्योर्स, जैसे मिट्योर्स होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि ये मिट्योर आके गिरा है कहीं से स्पेस से, तो ऐसा माना जाता है कि जो कंपोजिशन उस मिट्योर की होती है दैट इज सेम टाइप ऑफ मटेरियल जिससे अर्थ बनी हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी कंपैरिजन करके हम बोल देते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में ये चीज़ें हैं, उसको आप एनालाइज करोगे और उसके हिसाब से आप उसको उसके रेफरेंस में आप बता पाओगे। फिर आता है ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अर्थ के अंदर क्या लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये तो डिफरेंस हमने देखा भी हुआ था जहाँ पे प्रेशर बेल्ट मैंने आपको पढ़ाया भी था। कोरियोलिस फोर्स हमने जहाँ पे चीज़ें देखी थी। उसके बाद है मैग्नेटिक सोर्स। अब मैग्नेटिक सोर्स भी क्या है कि अर्थ के इंटीरियर में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद है सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव्स क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सोर्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, द शैडो जोन ऑफ द बॉडी वेव्स
देखो अब क्या है कि जो सेस्मिक वेव्स होती हैं वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव की अगर हम बात करें तो बॉडी होती है पी एंड एस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सरफेस वेव की बात करें तो वो होती है आपकी एल एंड आर। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर जो बॉडी बॉडी का मतलब है कि मान लो अर्थ है, तो जो अर्थ के इंटीरियर से मूव करती है उनको हम बोलते हैं बॉडी वेव, और सरफेस है जो अर्थ के ऊपर मूव करती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ अगर हमें पढ़ना, तो बॉडी वेव्स हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्दो ये जो सेस्मिक वेव्स है, अर्थक्वेक जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे हम पूरा वहाँ पे भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, चलो अब देखो एक ये क्वेश्चन आता है, अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, होल अर्थ की बात करें और अर्थ क्रस्ट की, तो ये अलग अलग पूछ लिया जाता है एग्जाम में बहुत बार। यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया है बहुत सारे, और भी जो रिलेटेड एग्जाम है तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा क्या, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, देन सॉरी सिलिकॉन हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो। और फिर अगर हम होल अर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इस तरीके से मैग्नीशियम। तो ये सारे आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए कि अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, अगर होल अर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि आपको मैं ये एक क्वेश्चन बनता है इससे ना, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब हम जो हमारा मेन चीज़ है वो उस पर आते हैं कि क्या क्या लेयर्स हैं, कैसे कैसे। अब ये जो डायग्राम है बेसिकली यहाँ से आपको डेप्थ उसकी एंड उसकी थिकनेस के बारे में, जो भी लेयर्स हैं, जैसे क्रस्ट हो गई सबसे ऊपर वाली लेयर, क्रस्ट मतलब जहाँ पे हम लोग हैं। ठीक है, जो आपको ये सॉलिड दिख रहा है दैट इज अ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब क्रस्ट में भी देखो दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपके दिमाग में ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है। तो देखो ऐसा नहीं है कि जो कि हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे में लैंड एरिया, यहाँ पे ओशंस भी प्रेजेंट है। तो जो ओशन वाला पार्ट है दैट इज अ ओशियनिक क्रस्ट, और जो कॉन्टिनेंट्स मतलब जो लैंड एरिया वाला पार्ट है दैट कम्स अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब क्रस्ट में भी दो तरीके की है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अभी डिटेल में हम आगे देखेंगे इनको, बस यहाँ पे आपको इस स्लाइड से आपको डेप्थ एंड थिकनेस याद करनी है इनकी। तो देखो जो क्रस्ट की पूरी थिकनेस है दैट इज सॉरी डेप्थ है ये 70 किलोमीटर। अपर क्रस्ट क्या है, 0 to 35 किलोमीटर है, मतलब इसकी थिकनेस क्या होगी 35। अगेन 35 से 70 क्या है लोअर क्रस्ट, उसकी थिकनेस क्या होगी 35 किलोमीटर। अपर मेंटल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो मेंटल पूरा 2900 किलोमीटर तक है। आपका जो अपर मेंटल है वो क्या रहेगा, जीरो से लेके ये हो गया आपका यहाँ पे 700 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसकी थिकनेस अगर आप बात करो तो ये हो गई 630 किलोमीटर, और लोअर मेंटल की होगी 2200 किलोमीटर। इसी तरीके से आपका देखो मैंने अभी रेडियस बताया, तो ऑब्वियसली रेडियस यही तो होगा ना जहाँ तक कोर प्रेजेंट है, कोर सबसे अंदर वाली लेयर है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा अगर हम रेडियस देखें इस तरीके से, तो ये क्या है कोर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका थिकनेस दिया है और यहाँ पे इसका आउटर कोर का थिकनेस दिया है। ठीक है, तो 3 लेयर है, तीनों को दो में डिवाइड किया हुआ है, तो इस तरीके से 6 लेयर्स हो गई। ठीक है, अभी ये अच्छी से हम ये डिसकंटिन्यूटीज है, अभी मैं बाद में आप लोगों को याद कराऊंगी, इसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं मेनली आपके क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखो क्रस्ट क्या है, इट इज अ आउटर मोस्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर वाली जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, नॉर्मली अबाउट 80 to 40 किलोमीटर थिक्स। ठीक है, इट इज ब्रिटल इन नेचर, क्रैक्स आपने देखा ना, क्रैक आ जाते हैं। नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, पूरे अर्थ का वॉल्यूम जो है उसका 1% क्रस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड जो अर्थ का मास है उसमें 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, क्रस्ट का है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज आर डिफरेंट। ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है आपकी, थिन होती है, 5 किलोमीटर तक होती है, एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि 30 किलोमीटर तक भी होती है। अब सबसे पहले देखो ये डायग्राम हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये अब यहाँ पे क्या है, ओशियनिक क्रस्ट एंड ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने आपको दिखाई, ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस हो गई, उसके बाद आपकी 30 किलोमीटर तक या फिर 40 किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट है। अभी लिथोस्फियर, लिथोस्फियर ये लिथोस्फियर, स्थेनोस्फियर, हाइड्रो इसके अंदर आता है, बेरिस्फियर, ये सारी चीज़ें हम अभी बाद में देखेंगे। मीजोस्फियर, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स है।
सॉरी। तो यहाँ से लिथोस्फीयर क्या है, इसकी हाइट क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो कि 100 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद आता है आपका स्थेनोस्फीयर। ठीक है, देखो ये क्या है आपका अपर मेंटल वाला एरिया। ठीक है, कुछ क्रस्ट वाला पार्ट है और अपर मेंटल वाला आपको क्या बना रहा है, लिथोस्फीयर। अब अपर मेंटल में क्या है, ये स्थेनोस्फीयर है। स्थेनोस्फीयर क्या होता है, लिक्विड इन नेचर होता है। ठीक है, इस तरीके से प्लास्टिसिटी होती है उसके अंदर, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है, थिन होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कॉन्टिनेंटल पहले आता है ना, अगर हम लेटर्स देखें तो सी बड़ा है एंड ओ छोटा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये इसको सियाल बोलते हैं। जो क्रस्ट में कंपोजिशन क्या है एलिमेंट्स की, वो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसलिए इसको सियाल भी बोला जाता है। इज यूज रेफर लिथोस्फीयर विच इज द रीजन कंप्राइजिंग द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल। ठीक है, तो लिथोस्फीयर आपको किसको बोलना है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट। अब यहाँ पे देखो इसकी हमने मीन डेंसिटी भी लिखी है, यहाँ पे वो दिख नहीं रही है आपको ना, वो भी मैं देखते हैं। इस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये डेंसिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, डेंसिटी हम अलग से भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो जो एस्थेनोस्फीयर की मैं बात करी थी, अब ये एस्थेनोस्फीयर कहाँ से आई, अब क्रस्ट तो देख लिया हमने, क्रस्ट हो गया ये हमारा, लिथोस्फीयर हो गया ये, लेकिन एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एस्थेनोस्फीयर का भी। इट इज इन बिटवीन 80 to 200 किलोमीटर, इज हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल, डिफॉर्मिंग रीजन, इसलिए मैंने इसको बोलता है प्लास्टिक इन नेचर। ठीक है, डिफॉर्म कर सकते, डिफॉर्मिंग इन नेचर है ये। रीजन ऑफ द अपर मेंटल विच लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर। ठीक है, अब आपको ना दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्रस्ट, ये नहीं पूरी क्रस्ट को आप लिथोस्फीयर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्रस्ट, लिथोस्फीयर क्या होता है आपका, क्रस्ट वाला पार्ट जो है लोअर क्रस्ट, और अपर मेंटल, क्योंकि अपर मेंटल क्या सॉलिड इन नेचर है तो उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके नीचे आपको क्या आता है, एस्थेनोस्फीयर आता है। ठीक है, the asthenosphere is the main source of magma and it is the layer over which the lithospheric plate और continental plate, जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि प्लेट की मूवमेंट हो रही है, इधर से इधर कॉन्टिनेंट शिफ्ट होते हैं, वो सारे किस पे मूव करते हैं। अब किसी चीज पे मूव करेंगे, क्योंकि हमारा क्रस्ट तो पूरा सॉलिड है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा आपने देखा कि ब्रिटल इन नेचर है, तो इसके ऊपर ही कुछ मोल्टन चीज है, इसी को हम एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर रिजिड इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे 200 किलोमीटर तक ये एस्थेनोस्फीयर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर देखो ये अपर मेंटल हो गया आपका पूरा का पूरा, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब ये मिड ओशियनिक रिज और ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे जब मैं आपको रॉक एंड मिनरल्स पढ़ाऊंगी। अब ये ग्रेनाइटिक और ये बेसाल्टिक क्या लिखा है, ये टाइप ऑफ रॉक होती है। ठीक है, ग्रेनाइट रॉक, बेसाल्टिक बेसिक इन नेचर होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। ऑल थिंग्स हम डिस्कस करेंगे किसमें, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो बिल्कुल भी टर्म्स को लेकर परेशान अभी बिल्कुल आपको नहीं होना है। पेरिडोटाइट, ये भी सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लो वेलोसिटी जोन होता है ये। तो अब बस आपको एस्थेनोस्फीयर ये समझना है कि जो मैग्मा का सोर्स है आपका एस्थेनोस्फीयर, क्योंकि मोल्टन ही नेचर है, विस्कस है, तो यहाँ से चीजें आती हैं। ओके, आई होप आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे, दैट इज द मेंटल। ओके, तो हमने क्रस्ट में देख लिया, क्रस्ट किस चीज की बनी होती है, सियाल। ओके, अब आता है आपका मेंटल सीमा। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो क्रस्ट अगर भले ही आप भूल जाते हैं बच्चे ना कि सियाल और सीमा में, इसमें एम आ रहा है तो ये मेंटल, सीमा मेंटल, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, माँ मेंटल, सीमा मेंटल। ओके, नाउ द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड एज द मेंटल। ठीक है, तो इसके एम ए से आप याद रख सकते हो मेंटल। जो क्रस्ट के बाद वाला पोर्शन, जो अब हम और अंदर जाए जा रहे हैं, ठीक है, डेप्थ में, द मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर। ओके, ये हमने अभी देखा था। नियरली 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 67% ऑफ द अर्थ मास इज ऑक्यूपाइड बाय मेंटल, क्योंकि वहां पे तो क्या था, जस्ट क्रस्ट का तो 1% वॉल्यूम में कॉन्ट्रीब्यूशन और 0.5% इन मास। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द मेंटल आर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा बोला जाता है, सीमा। ठीक है,
द डेंसिटी ऑफ दिस द लेयर इज हायर देन द क्रस्ट एंड वेरीज फ्रॉम 3.3 to 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली देखो अगर कोई चीज़ नीचे है तो इट मीन्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ऊपर है तो डेंसिटी कम होगी, तो क्रस्ट की डेंसिटी कम एज कम्पेयर टू मेंटल। ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक सी है। The uppermost solid part of the mantle and the entire crust constitute the lithosphere. Again lithosphere की definition आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। lithosphere हम crust को नहीं बोलते, crust plus upper mantle. The portion of the mantle which is just below the lithosphere and asthenosphere but above the core is called the mesosphere. ओके तो mesosphere भी एक लेयर है। mesosphere कौन सी है? मान लो ये आपकी crust होगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका asthenosphere आ गया यहाँ पे, उसके नीचे आपका यहाँ पे कोर है, तो ये जो पोर्शन है दैट इज द मीजोस्फीयर, ठीक है। ये आपका सबसे पहले ऊपर आ गया लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर एंड देन मीजोस्फीयर। मेरे ख्याल से अभी चीजें क्लियर है आपको। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जैसे अभी आपने हमने देखा ना कि अपर मेंटल हो गई आपकी, ये लोअर मेंटल हो गई ये, ठीक है। ये तो कोर वाला पोर्शन है, अभी इसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये प्लूम हेड, ये लिथोस्फीयर आपको दिख रही है ना यहाँ पे लिथोस्फीयर, ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पोर्शन जो है, देखो यहाँ से अभी हमने जो देखा था ना कि स्थेनोस्फीयर में क्या है आपका मैग्मा का सोर्स होता है। तो ये जो प्लूम है ये अगेन वही सारी चीजें हैं जहाँ से जो लिक्विड चीजें हैं वो होके जा रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। कोर, कोर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। सो इट इज द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द अर्थ क्रस्ट। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइफ, ठीक है। तो बस याद रखना आपको, नाइफ को हर कोई छुपा के रखता है तो नाइफ सबसे अंदर होगा कोर में, ठीक है। द कोर कॉन्स्टिट्यूट नियरली 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 32.5% ऑफ अर्थ मास। अगर तो अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है बेटा मेंटल का कॉन्ट्रीब्यूशन, मास में और वॉल्यूम में भी। उसके बाद होता है कोर का, और सबसे कम होता है क्रस्ट का, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में ना, वो पूछ लेते हैं डेंसिटी का, अब चलो सीरीज बताओ, अब कंट्रीब्यूशन का सीरीज बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, कौन सा एलिमेंट कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है, सीमा सियाल, ये सारी चीजें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। द कोर इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद इट्स डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 9.5 to 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द कोर कंसिस्ट ऑफ टू सब लेयर, द इनर कोर एंड द आउटर कोर। अगेन देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये मैंने आपको रेडियस बताया था पूरा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनर कोर और ये हो गई आपकी आउटर कोर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये है लोअर मेंटल, पूरा का पूरा मेंटल जोन है, ये अपर मेंटल, ये ऊपर क्रस्ट, ये स्टेनोस्फीयर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इनर कोर की थिकनेस 1 to 1.6 और ये आउटर कोर की 2 to 0 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट एंड द आउटर कोर इज लिक्विड। अब आपको याद रखना कि जो इनर कोर होती है ना दैट इज सॉलिड, और जो आउटर कोर होती है दैट इज लिक्विड। ये सब कैसे पता चला? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के हिसाब से। नाउ द बेरिस्फीयर इज समटाइम यूज्ड टू रेफर द कोर ऑफ द अर्थ और समटाइम्स द होल इंटीरियर, इसको हम बोलते हैं बेरिस्फीयर। तो मेरे ख्याल से अब मैं एक बार यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। अच्छा देखो, सबसे ऊपर कौन सी थी आपकी? लिथोस्फीयर, ठीक है। ये अलग लेयर्स हैं, अब इनको आपको क्रस्ट या मेंटल कोर नहीं बोल देना है। फिर आई थी आपकी मेसोस्फीयर, सॉरी एस्थेनोस्फीयर, फिर आई थी आपकी मीजोस्फीयर एंड बेरिस्फीयर। तो ठीक है, ये लेयर्स हैं, बाकी हमारी क्रस्ट मेंटल कोर, तो उन्हीं के डिवीजन से ये लेयर्स को भी डिवाइड किया गया, ठीक है। ये क्लियर है अब तीनों लेयर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। चलो अब आते हैं हम डिसकंटिन्यूटीज। वहां पे जो लिखा था तो काफी बच्चे परेशान होंगे कि ये क्या लिखा है, ये तो आप मैम ने हमें बताया नहीं है, तो इसको भी बता देते हैं अभी हम। देखो देर आर 5 डिसकंटिन्यूटीज या ट्रांजिशन जोन। जैसे ट्रांजिशन जोन हर जगह होता है, कभी एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएंगे तो ट्रांजिशन जोन रहेगा। ट्रांजिशन कहीं से कहीं आप ट्रांसफर होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं आपके अंदर, तो सेम वही चीजें हैं यहाँ पे। तो आपको ना याद रखना है, बड़े क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले है आपकी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। तो कोनार्ड को आप याद रख सकते हो, सी से कोनार्ड है, और ये किसके बीच में है? कोर, सॉरी क्रस्ट के बीच में, आउटर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड, ठीक है, सबसे ऊपर के बीच, ठीक है। उसके बाद आपकी मोहवेरिक डिसकंटिन्यूटी दैट इज बिटवीन क्रस्ट एंड
मेंटल। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में मुहावरे, फिर आती है आपकी मेंटल, जो खाली मेंटल के बीच में, दैट इज अ रेपिटी। ठीक है, मेंटल, अगर कोई इंसान मेंटल होता है तो रिपीट करता रहता है एक ही चीज को, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाकी आप लोगों का कुछ भी है तो आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कि रिपीट करता रहता है, तो मेंटल, दोनों मेंटल के बीच में आएगी आपकी रिपीट, दिस रेपिटिंग। फिर आती है आपकी मेंटल एंड कोर, तो गटनबर्ग हो गई। ठीक है, फिर सबसे अंदर है जो लेहमैन, दैट इज अ आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, लेह इस तरीके से, आप लेह बहुत दूर है ना, ठीक है, यहाँ से बहुत दूर है अगर हम बात करें तो। लेह की बात करें, लेह लद्दाख की, तो सबसे अंदर जो चीज है, ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम एक बार लिख के याद कर लेंगे इनको। ठीक है, तो जैसे हम, अगर ये मैंने यहाँ पे बनाया क्रस्ट, ये मेंटल, एंड दिस वन इज कोर। तो आपको सबसे पहले तो इस क्रस्ट में, जो क्रस्ट के ही अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, दैट इज अ कोनार्ड। मेंटल में मैंने बताया था आपको रेपिटी। ठीक है, और ये होगी आपकी लेमैन। ये तो इनके अंदर वाली बात हो गई। ठीक है, अब आपस में भी जो दो पड़ोसी होते हैं उनके बीच में तो कुछ ट्रांजिशन होगा ना, तो इसके बीच में होगा मोरोविक, अब इजी हो जाएगा, और इनके बीच में होगा गटनबर्ग। बस इतना सा याद करना है आपको। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे डायग्राम में लिखे, जैसे भी आपको निमोनिक बना के कुछ भी स्टोरी बना के याद करना है, बट याद रखना है। चलते हैं, चलो आगे। चलो, अब हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, इन सब का बड़ा रोल होता है, तो वो रोल हम देख लेते हैं। देखो, राइज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन डेप्थ इज ऑब्जर्व इन माइंस एंड डीप वेल्स। अब देखते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कि गर्म पानी का मतलब स्प्रिंग आ जाते हैं। ठीक है, लोग उसमें नहाने भी जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो हम देखेंगे, हॉट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। तो वो पानी अंदर से आए तो इट मीन्स अंदर कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आपने कोई गैस सिलेंडर लगा रखा है, बट नेचुरली वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। दीज एविडेंस अलॉन्ग विद मोल्टन लावा, ये भी एक एविडेंस है, इरप्टेड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, डायरेक्ट सोर्सेज में पढ़ा था हमने, support that the temperature increases towards the center of the earth. The different observations show that the rate of increase of temperature is not uniform from the surface toward the earth center. It is faster at some place and slower at other places. ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम इंक्रीज ही होता जा रहा है, जैसे एटमॉस्फेयर में भी हमने देखा था कि इस तरीके से हमारा डायग्राम बना। तो सिमिलरली क्या होता है कि इसके अंदर भी, अर्थ के अंदर भी अगर आप जाते हो तो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि आपका एक ही रेट से इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस स्लाइड में आपको याद करने की, ये दो चीजें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द बिगनिंग द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज एट एन एवरेज ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 32 मीटर इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, हर 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। while in the upper 100 kilometer the increase in temperature is at the rate of 12 degree celsius per kilometer. In the next 300 kilometer it is 20 degree celsius per kilometer, but going further the rate reduces to 10 degree celsius per kilometer. तो देख रहे हैं ना वेरिएशन, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो इस तरीके से वेरिएशन चलता रहता है। Now thus it is assumed that the rate of increase of temperature beneath the surface is decreasing towards the center. Okay, do not confuse rate of increase of temperature with increase of temperature. Temperature is always increasing from the earth surface toward the center. Okay, ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजन, इसको इसको छोड़ दो। ठीक है, okay, so it is assumed that the rate of increase of temperature beneath the surface is decreasing toward the center. The temperature at the center is estimated to lie somewhere between 3000 degrees Celsius and 5000, maybe that much high due to the chemical reaction under high pressure condition. तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो ये जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, even in such a high temperature also the material at the center of the earth are in solid state because of the heavy pressure of the overlying material. ठीक है, तो ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है। देखो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हो ना कि एकदम ऐसे शार्प इंक्रीज नहीं है। ठीक है, तो कहीं पर डिक्रीज भी है, बट अगर हम जनरली बात करें तो देयर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्रेशर की।
Now just like the temperature, the pressure is also increasing from the surface toward the center of the earth. ये देखो यहाँ पे डेप्थ दिखाई हुई है और यहाँ पे आपका प्रेशर है, तो अगेन लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर से अंदर जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट इज ड्यू टू द ह्यूज वेट ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल लाइक रॉक्स. इट इज एस्टिमेटेड दैट इन द deeper portion the pressure is tremendously high, which will be nearly 3 to 4 million times more than the pressure of the atmosphere at the sea level. इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है इसके अंदर. At high temperature the material beneath will melt toward the center part of the earth, but due to heavy pressure these molten material acquire the property of a solid and are probably in plastic state. ठीक है, तो मेल्ट डाउन हो जाते हैं, लेकिन जैसे हमने बोला ना कि जो इनर कोर आपकी वो एकदम सॉलिड है. ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, किसी चीज़ के ऊपर आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली सॉलिड में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएशन है इसके अंदर. फिर आता है आपका डेंसिटी. नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ हेवियर मेटल लाइक निकल एंड आयरन, क्योंकि हमें पता है कि कोर के अंदर क्या होता है, नाइफ होता है, निकल एंड आयरन. Towards the center the density of the earth layer also gets on increasing towards the center. ये देखो ग्राफ यहाँ पे बनाया ना कि आपको डेंसिटी इधर इंक्रीज हो रही है और ये डेप्थ है. तो जैसे जैसे अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ लेयर गेट्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम क्रस्ट टू कोर एंड इट्स नियरली 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द वेरी सेंटर. ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका हमने पूरा होल अर्थ के इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, इसमें हम जो चीज़ें इससे जो सब टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा रहता है ना कन्फ्यूज़न, तो जैसे रॉक एंड मिनरल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो समवट रिलेटेड है. यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आई हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न रहे, तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए थोड़ा सा आज हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा है. इतनी अमेजिंग है अर्थ, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा थॉट हो जाए. द अर्थ हैज इट्स म्यूजिक फॉर दोज हु विल लिसन. ठीक है, तो अर्थ की भी अपना एक म्यूजिक है, अगर कोई सुनने वाला, तो ये उनके लिए जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो इसकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं. आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उस चीज़ को फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए आप अपना वीडियोस को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.